नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा, लेकर हाजिर हूं सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण। लोकसभा चुनाव में एक सीट राजनीतिक दलों के लिए मायने रखती है। एक एक सीट से बहुमत और अल्पमत की रेखा पार होती है। लिहाजा हर एक सीट को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाती हैं, उम्मीदवार तय करती हैं, समीकरण साधे जाते हैं, मुद्दे तलाशे जाते हैं ताकि मतदाताओं को अपने पाले में लाया जा सके और चुनाव भी जीता जा सके। लेकिन इन सीटों में कुछ सीटें ऐसी भी होती हैं जो हार जीत से परे पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होती हैं। ऐसी ही सीटों पर सबकी नजरें होती हैं, पार्टियों की भी और जनता की भी, क्योंकि इन सीटों पर लड़ाई बेहद रोमांचक और दिलचस्प हो जाती है। ऐसी ही एक सीट है बिहार की पूर्णिया। देश की सबसे हॉट सीट कहा जाने वाला पूर्णिया लोकसभा सीट की लड़ाई बेहद अहम हो चली है। बताएंगे इस सीट के समीकरण को। इसके साथ ही बात केरल के तिरुवनंतपुरम की भी करेंगे। तो आज इन दोनों सीटों की बात करेंगे। बात इन सीटों की आज पूर्णिया, बिहार, तिरुवनंतपुरम और केरल। एक दक्षिण से तो दूसरा हिंदी बेल्ट से है, लेकिन चुनौती दोनों जगह से है। एक मतदाताओं को प्रभावित करने की, प्रचार के दौरान प्रतिद्वंदी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की और आखिर में जीत हासिल करने की। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं इन सीटों पर मुकाबला किन के बीच है। सबसे पहले बात करेंगे पूर्णिया की ही। यहां से वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी हैं, तो वहीं इंडी ब्लॉक की तरफ से आरजेडी प्रत्याशी हैं बीमा भारती। सीट बंटवारे में यह सीट कांग्रेस को नहीं मिली, लिहाजा कांग्रेस के साथ आने के बावजूद पप्पू यादव ने यू टर्न मार लिया और बतौर निर्दलीय इस सीट से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अब बात दूसरी सीट की, यानी कि तिरुवनंतपुरम केरल सीट की। लोकसभा क्षेत्र की है यह सीट। तो यहां से आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजीव चंद्रशेखर को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है प्रत्याशी के तौर पर। केंद्रीय मंत्री हैं, तो पार्टी उनकी छवि का फायदा लेना जरूर चाहेगी। दूसरी ओर पन्नियन रविंद्रन को सीपीआई ने एक बार फिर से मौका दिया है, जो एक बार यहां से सांसद भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस से एक बार फिर शशि थरूर मैदान में उतरे हैं, जो पहले ही यहां से हैट्रिक लगा चुके हैं। तो चलिए अब इन सीटों का एक एक समीकरण, आंकड़ा, इतिहास और संभावना को तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात बिहार की सबसे चर्चित सीट पूर्णिया की करते हैं। बिहार की पूर्णिया सीट देश की सबसे हॉट सीट बन गई है। एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच होने वाली सीधी लड़ाई को पप्पू यादव ने दिलचस्प बना दिया है। इंडिया अलायंस के सभी सीटों का बंटवारा होने पर जैसे ही ये बात सामने आई कि ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई है, पप्पू यादव भड़क गए। उन्होंने ना सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, बल्कि नामांकन दाखिल कर चुनाव को अब त्रिकोणीय बना दिया है। दूसरी ओर खबर यह आ रही है कि पप्पू यादव का नामांकन कांग्रेस को मान्य नहीं है और कार्रवाई होने का अंदेशा भी मंडराने लगा है। पप्पू यादव ने किया नामांकन, बढ़ गई है इंडिया अलायंस की टेंशन। कांग्रेस दोराहे पर है खड़ी, जेडीयू के साथ तनातनी बढ़ी। क्या पप्पू यादव लेंगे नामांकन वापस? बिहार के पूर्णिया को लेकर बड़ी बहस। पप्पू यादव बगैर टिकट लिए खुद को उम्मीदवार घोषित कर नामांकन कर चुके हैं। पूर्णिया में इंडिया अलायंस की सीट आरजेडी के खाते में है। उम्मीदवार जेडीयू की बागी बीमा भारती हैं। कांग्रेस पूर्णिया लोकसभा सीट पप्पू यादव को दिलवा पाने में दरअसल असफल रही, लेकिन पप्पू यादव खुद को असफल नहीं होने देना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने जो कदम उठाया, उससे इंडी ब्लॉक की हालत पूर्णिया में एक बगल कुआं और एक बगल खाई जैसी हो गई। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के लिए पप्पू यादव की नॉमिनेशन को अमान्य घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि ये नामांकन कांग्रेस का ना माना जाए। सीट बंटवारे में पूर्णिया की लोकसभा सीट आरजेडी के खाते में गई है, लिहाजा गठबंधन के तहत कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतर सकता। लेकिन दूसरी ओर न सिर्फ पप्पू यादव ने यहां से नामांकन दाखिल किया, बल्कि यहां से आरजेडी बीजेपी प्रत्याशियों को हराने का दावा भी किया। मैं इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करूंगा, चाहे वो लालू यादव जी की दोनों बच्ची हो, वहां भी जाके मदद करूंगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर एस्टेब्लिश्ड हो,
कांग्रेस और देश चाहता है राहुल गांधी जी पीएम बने। बहुत जात पात हो गया, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया। अब इस देश की इकोनॉमी की बात हो, इस देश के युवाओं की बात हो। नामांकन से पहले पप्पू यादव ने घर में पूजा अर्चना भी की। परिजनों ने पप्पू यादव की आरती उतारकर और दही मिठाई खिलाकर नामांकन के लिए रवाना किया। पप्पू यादव जब नामांकन के लिए बुलेट पर सवार होकर समाहरणालय पहुंचे, हजारों समर्थकों की भीड़ भी मौजूद थी। ये भीड़ न सिर्फ पप्पू यादव की हौसला अफजाई कर रही है, बल्कि आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती और जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के होश भी उड़ा रही होगी। जनता से मिले इस समर्थन पर कांग्रेस भी परेशान है, क्योंकि असल ताकत तो जनता की होती है। यही बात पप्पू यादव भी कह रहे हैं और लालू के आशीर्वाद का दावा भी कर रहे हैं। पूर्णिया के हर माँ और बहनों का आशीर्वाद भगवान की तरह जो मुझे मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। और यही बात मैं लालू यादव जी से हाथ जोड़ करके मैंने कहा। कल भी ये बात हुई कि मधेपुरा चले जाओ। मैंने कल भी कहा कि एक बार नहीं, दो बार मधेपुरा हराया, मैं किस मुंह से जाऊंगा। और तब जब पूर्णिया कभी हराता नहीं है। पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया के माध्यम से संसदीय क्षेत्र में कड़ी मेहनत की और माहौल भी तैयार किया। ऐसे में उनका पीछे हटना उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़े झटके की तरह होता। लिहाजा पप्पू अड़ गए हैं और मुकाबला दिलचस्प बन चुका है। लेकिन ये बात तो सच है कि पप्पू पर लगातार दबाव बना हुआ है। 8 अप्रैल तक नामांकन वापसी की तारीख है। देखते हैं पप्पू यादव अड़े रहते हैं या इस सीट पर खड़े रहते हैं, या कोई गुंजाइश आरजेडी के लिए अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पूर्णिया, बिहार के इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी आपको बता देते हैं। इस सीट की निर्वाचन क्षेत्र संख्या है 12। मतदान की तारीख है 26 अप्रैल। वहीं नामांकन की तारीख 4 अप्रैल यानी कि कल ही थी। और कल क्या हुआ पूर्णिया में, क्या किया पप्पू यादव ने, उस सबने देखा उसे। कांग्रेस के साथ ही आरजेडी की मुश्किलें भी पप्पू के समर्थकों ने बढ़ा दी हैं। खैर, नामांकन वापसी की तारीख 8 अप्रैल है। कुल उम्मीदवार की बात करें तो 13 है। इसी तरह अब आपको मतदाताओं से जुड़े आंकड़े भी बताते हैं। कुल मतदाता है 18 लाख लगभग, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,50,000 है। महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 9,20,000 है। हालांकि पप्पू यादव का कितना असर यहां है और इस चुनाव में पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पूर्णिया के समीकरण पर पिछले चुनाव में उनका बहुत असर नहीं देखा गया था। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्णिया की 7 में से 3 सीटों पर जेडीयू और 2 पर बीजेपी की जीत हुई थी। जबकि आरजेडी की बात करें, आरजेडी और कांग्रेस को एक सीट मिली थी। पूर्णिया के विधानसभा क्षेत्रों की बात करी जाए तो कस्बा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मोहम्मद आफाक आलम विधायक हैं। इसी तरह बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि विधायक हैं। बीजेपी से रूपाली सीट से इस बार आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं बीमा भारती। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू से विधायक हैं। दमदाहा सीट से लेशी सिंह जेडीयू विधायक हैं। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से विजय कुमार खेमका जेडीयू विधायक हैं, जबकि कोरहा से कविता देवी बीजेपी विधायक हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनावों में पूर्णिया का बेटा होने का दावा करने वाले पप्पू यादव की उस वक्त की पार्टी जेपी को भी कोई सफलता नहीं मिली थी। भले ही पप्पू यादव 3 बार अपने दम पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव और 1 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन हालिया चुनावी आंकड़े उनके साथ में नहीं दिखाई पड़ते हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट के प्रतिनिधियों के बारे में भी आपको बताते हैं। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि आखिर किस पार्टी की जमीन यहां पर मौजूद है, किसकी खिसकी है। साल 1952 यहां पर जब पहला चुनाव हुआ था तो कांग्रेस से फणी गोपाल सेन गुप्ता पहली बार सांसद चुने गए। 1957 में भी कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और वो दूसरी बार जीत गए। 1962 में कांग्रेस फणी गोपाल सेन फिर से जीते। 1967 में कांग्रेस से फणी गोपाल सेन फिर से जीत जाते हैं। वहीं 1971 में कांग्रेस से ही मोहम्मद ताहिर यहां से जीतते हैं। 1977 में जनता पार्टी से लखन लाल कपूर जीते। 1980 की बात करें तो कांग्रेस से माधुरी सिंह जीते। 1984 में कांग्रेस से माधुरी सिंह फिर विजयी होते हैं। 1989 से जनता दल के
तस्लीमुद्दीन जीते हैं। 1991 निर्दलीय पप्पू यादव जीते यहां से। 1996 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से पप्पू यादव यहां पर जीते हैं। 1998 आता है, भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करती है। बीजेपी प्रत्याशी जयकृष्ण मंडल जीते हैं। 1999 में एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़कर पप्पू यादव यहां से जीते हैं। 2004 की बात करें तो बीजेपी से उदय सिंह यहां जीतते हैं। 2009 में बीजेपी से उदय सिंह फिर से विजयी होते हैं। 2014 जेडीयू से संतोष कुशवाहा को इस सीट से जीत मिलती है। 2019 के चुनावों में जेडीयू से संतोष कुशवाहा एक बार फिर से यहां पर विजयी होते हैं। इस बीच पूर्णिया से आरजेडी से हमेशा दूर है। यहां कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ ही बीजेपी ने भी जीत दर्ज की है, लेकिन लालू की पार्टी से ये दूर ही रही है हमेशा। 2019 में संतोष कुशवाहा यहां से जीते। कुल वोट मिले 6,32,924। वोट शेयर रहा 94.85%। उदय सिंह से हारे। कुल वोट मिले 3,69,463। वोट शेयर रहा 32% लगभग। वहीं 2014 में संतोष कुशवाहा जेडीयू से कुल वोट मिले 4,18,826। वोट शेयर रहा 41.15%। उदय सिंह बीजेपी से लड़ रहे थे। कुल वोट उनको मिले 3,02,157। वहीं वोट शेयर उनका रहा 26.69%। अब इसी तरह साल 2009 के लोकसभा चुनावों में उदय सिंह जीते थे इस सीट से। कुल वोट उनको मिले 3,62,952। वोट शेयर रहा 51.50%। शांति प्रिया निर्दलीय चुनाव लड़ी, दूसरे नंबर पर रही। कुल वोट उनको मिले 1,76,725। वहीं उनका वोट शेयर रहा 25.08%। अब पुण्य का जातिगत समीकरण समझते हैं। यह सबसे अहम आंकड़ा है। एससी, एसटी और ओबीसी 5 लाख है यहां पर। वहीं यादव की बात करें तो 1,50,000 यादव, ब्राह्मण 1,25,000, राजपूत 1,25,000 है। तो यह है जातीय समीकरण। यानी अभी भी इस बात के आसार बने हुए हैं कि पप्पू यादव नाम वापस ले लें और बीमा भारती की राह आसान हो जाए। पप्पू के पास सोचने के लिए अभी भी 8 अप्रैल तक का समय है, लेकिन उनकी ओर से ऐसे कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वो पीछे हटने के मूड में हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्षेत्र की जनता से भावुक अपील भी कर दी है। तो देखिए, सबसे पहले बात बिहार की सबसे चर्चित पूर्णिया सीट की हमने करी। इस बीच कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से शशि थरूर पर एक बार फिर से दांव लगाया है। ये लड़ाई अब और भी ज्यादा रोचक हो गई है, क्योंकि उनका सामना इस बार केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से होने जा रहा है। तो वहीं तीसरी ओर सीपीआई इस बार अपने गढ़ में इस सीट को जीतने की जुगत भिड़ाती हुई नजर आ रही है। तिरुवनंतपुरम केरल की सीट, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी भी दे देते हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 है। मतदान की तारीख 26 अप्रैल यानी कि दूसरे फेज में यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। नामांकन की तारीख 4 अप्रैल जो कि अब खत्म हो चुकी है। वहीं नामांकन वापसी की तारीख है 8 अप्रैल जो कि अभी समय है। मतदाताओं से जुड़े आंकड़े भी अब आपको बता देते हैं। कुल मतदाता यहां है लगभग 14 लाख, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 7,20,000 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 6,80,000 इस जगह पर है। इस सीट के तहत आने वाले विधानसभा सीटों को भी जान लीजिए। खजहाकुटम यहां की सीट सुरेंद्रन सीपी से आईएम से यहां पर है, और इसी के साथ साथ में तमाम प्रत्याशी यहां से उतरे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अगर
बात की जाए तो। इसी के साथ में तिरुवनंतपुरम केरल की सीट, लोकसभा सीट के प्रतिनिधि को जान लेते हैं। कौन कौन से प्रतिनिधि यहां से जीते? 1952 में निर्दलीय एनी मास्करीन यहां से जीते। 1957 में निर्दलीय लड़कर ईश्वर अय्यर यहां से विजयी होते हैं। 1962 में निर्दलीय पीएस नटराज पिल्लई यहां से जीतते हैं। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी पी विशंबरम यहां से जीतते हैं। 1971 में निर्दलीय वीके कृष्ण मेनन यहां से जीतते हैं। साल 1977 में सीपीआई के एमएन गोविंदन नायर यहां से जीतते हैं। 1980 में कांग्रेस के नील लोहिता दासन नादर यहां से जीते। 1984 में कांग्रेस के ए चार्ल्स यहां से विजयी रहे। 1989 में कांग्रेस के ए चार्ल्स यहां से विजयी रहे। साल 1991 में कांग्रेस के ए चार्ल्स यहां से फिर से विजयी रहे। साल 1996 आता है जब सीपीआई की केवी सुरेंद्रनाथ यहां से विजयी रहे। साल 1998 में कांग्रेस के करुणाकरण यहां से विजयी रहे। साल 1999 में कांग्रेस के वीएस शिव कुमार यहां से जीते। वहीं 2004 की बात करें तो 2004 में सीपीआई के पीके वासुदेवन नायर यहां से जीते। 2005 उपचुनाव में सीपीआई पन्यन रविंद्रन यहां से जीते। 2009 में कांग्रेस से शशि थरूर यहां से जीते। 2014 में फिर से एक बार शशि थरूर जीते और 2019 में भी शशि थरूर यहां से विजयी रहे, यानी कि पिछले चुनावों में। अब तिरुवनंतपुरम की हम बात करें, कभी कांग्रेस कभी वाम दल का ये हमेशा से गढ़ कहा गया है। 2019 की बात करें तो शशि थरूर कांग्रेस से यहां पर जीते। कुल वोट शशि थरूर को मिले 4,16,131। वहीं वोट शेयर शशि थरूर का 2019 में रहा 41.19%। उसके साथ में जोड़कर देखें तो 7.10% भी रहा। इसी के साथ में कुम्मनम राजशेखरन जो कि बीजेपी से थे वो हारे। कुल वोट उनको मिले 3,16,142। वोट शेयर रहा 31.30%। सी दिवाकरन सीपीआई से हारे। कुल वोट उनको मिले 2,58,556। वोट शेयर रहा 25.60%। 2014 के चुनाव में भी शशि थरूर यहीं से जीते थे, जो कि कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे। कुल वोट उन्हें मिले 2,97,806। वोट शेयर रहा 34.09%। अब इस बीच ये थे जातीय समीकरण और साथ साथ में वोट शेयर। तिरुवनंतपुरम संसदीय सीट पर दलित मतदाताओं की हिस्सेदारी कितनी है ये भी जान लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 9.5% है, जबकि एसटी मतदाता लगभग नगण्य के समान है। केरल में जिस तरह से अल्पसंख्यक मतदाताओं का शेयर है उसके हिसाब से यहां नहीं है। मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या लगभग 9.1% है। इसी तरह से ईसाई मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 14% यहां है। यही कारण है कि यहां भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद अब दिखाई दे रही है जीत की। तिरुवनंतपुरम संसदीय सीट पर हिंदू मतदाता करीब 76.8% है। अब जिस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई वोटर्स को पटाने के लिए चर्चों का दौरा किया, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि ईसाई वोटों का कुछ परसेंटेज बीजेपी की ओर जा सकता है। लव जिहाद के मुद्दे पर जिस तरह से ईसाई समुदाय बटा हुआ है, उससे इतना निश्चित है कि एक गुट का वोट बीजेपी को मिल सकता है, ऐसे आसार हैं। इस बीच पीएम मोदी ने कई बार चर्च की यात्राएं भी की हैं। स्नेह यात्रा के जरिए चर्च के पादरियों से लेकर आम ईसाई परिवारों के बीच में भी बीजेपी ने अपनी पैठ को बढ़ाया है। केरल के कई ईसाई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। इस बीच पिछले साल केरला के कुछ पादरियों के भी ऐसे बयान आ चुके हैं सामने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका झुकाव साफ तौर पर नजर आता है। और इस बीच ये थे जातीय समीकरण केरल सीट को लेकर और साथ साथ में पूर्णिया की सीट को लेकर। तिरुवनंतपुरम सीट की अगर बात करें तो यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि शशि थरूर एक बार फिर से यहां पर मैदान में उतर चुके हैं। और इस बीच नामांकन भरने की तारीख जहां निकल चुकी है, वहीं नामांकन वापस लेने की तारीख में अभी समय है। 8 अप्रैल को नामांकन वापस लिए जाएंगे। ऐसे में शशि थरूर को कड़ी टक्कर यहां पर बीजेपी के द्वारा दी जा रही है, क्योंकि बीजेपी को अब तिरुवनंतपुरम सीट पर कई सारे आसार दिखाई देने लगे हैं। अब जीत किसकी होती है ये 4 जून को पता चलेगा। कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से शशि थरूर पर फिर से दांव लगाया है। ये लड़ाई अब और भी रोचक हो गई है, क्योंकि उनका सामना इस बार केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से होने जा रहा है। तो तीसरी ओर सीपीआई इस बार अपने गढ़ में इस सीट को जीतने की जुगत बढ़ा रही है। क्या
क्या शशि थरूर जीतेंगे चौथी बार? बीजेपी करेगी बड़ा चमत्कार। दक्षिण की सबसे कठिन सीट, राजीव चंद्रशेखर जाएंगे जीत। हार जीत का आंकड़ा लगातार हुआ कम। दो 2024 के लिए बीजेपी ने झोंका दम। कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से शशि थरूर पर फिर से दांव लगाया है। ये लड़ाई अब और भी रोचक हो गई है क्योंकि उनका सामना इस बार केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से होने जा रहा है। पिछले 2 चुनावों से लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर में बम्पर बढ़ोतरी करती आई है। लिहाजा बीजेपी हर हाल में इस बार इस सीट को जीतकर एक साथ कई मैसेज देने की जुगत में है। कांग्रेस अपने गढ़ से भी गायब, वाम दलों पर जनता का विश्वास खत्म, दक्षिण में बढ़ी बीजेपी की स्वीकार्यता। वास्तव में बीजेपी दक्षिणी राज्यों में अपनी पैठ को मजबूत करना चाहती है, इसलिए वहां पर लगातार प्रयास भी कर रही है। 2019 में भाजपा ने दक्षिण की 129 सीटों में से महज 29 सीटें ही जीती थी। भाजपा को ज्यादातर सीटें तेलंगाना और कर्नाटक में ही हासिल हुई थी, लेकिन केरल और तमिलनाडु में उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी ओर भाजपा के गढ़ केरल में शशि थरूर ने 2009 में जो सेंध लगाई कि अब चौथी बार भी वो यहां से मैदान में है। इस सीट पर पहले कभी माकपा तो कभी कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन जब से शशि थरूर ने यहां पर खूंटा गाड़ा तब से कोई उसे उखाड़ नहीं पाया है। लेकिन देश भर में कांग्रेस के प्रति बन रहा सेंटिमेंट थरूर के लिए परेशानी बन सकता है। केरल में जिस तरह से अल्पसंख्यक मतदाताओं का शेयर है उसके हिसाब से यहाँ नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर बीजेपी को उम्मीद दिख रही है। तिरुवनंतपुरम संसदीय सीट पर हिंदू मतदाता करीब 76.8% हैं। जिस तरह पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई वोटर्स को पटाने के लिए चर्चों का दौरा किया था, उससे उम्मीद की जा रही है कि ईसाई वोटों का कुछ परसेंट बीजेपी की ओर जा सकता है। बीजेपी ने स्नेह यात्रा के जरिए चर्च के पादरियों से लेकर आम ईसाई परिवारों के बीच में भी अपनी पैठ बढ़ाई है। केरल के कई ईसाई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया है। पिछले साल केरल के कुछ पादरियों के भी ऐसे बयान आ चुके हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका झुकाव नजर आया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में कहीं सीपीआई कोई करिश्मा कर जाए तो इसे भी आप खारिज नहीं कर सकते।